नमस्कार, मैं सम्राट कुमार और आपका खबरें लाइव पर स्वागत करता हूं। भारतीय राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन से लेकर संविधान के निर्माण तक डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने जो योगदान दिया था। वत्स, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। एक बालक पर 7 महारथियों का आक्रमण करना युद्ध धर्म के विरुद्ध नहीं है। जयद्रथ का वध आवश्यक है, किंतु इसके लिए तुम्हें अपने हाथ प्रतिज्ञा की डोरी से बांधने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन, तुम अग्नि समाधि ले लो। अग्नि समाधि कब लोगे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन? बताओगे नहीं? अरे बताओ। कि महाभारत के इस प्रसंग से इसका संबंध क्या था, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। वैसे सुलगते हुए सवालों का जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल स्टोरी। बात 24 जनवरी 1950 की है, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही थी, जिसके बाद संविधान सभा को अनिश्चित तिथि के लिए स्थगित कर दिया गया था। संविधान सभा की इस बैठक से पूर्व संविधान के सभी प्रावधानों को तय किया जा चुका था। केवल राष्ट्रगान पर सहमति बाकी थी। अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने अपने वक्तव्य में जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में और वंदे मातरम को भी जन गण मन के समान सम्मान और पद देने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभा के द्वारा हर्ष ध्वनि से स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद सभा के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र बाबू ने निर्वाचन अधिकारी एवं संविधान सभा के सचिव, जो सचिव थे HVR अयंगर, को राष्ट्रपति के निर्वाचन परिणाम की घोषणा के लिए अनुमति देते हैं और निर्वाचन अधिकारी एवं संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर ने अध्यक्ष के आदेश से सभा को बताया कि राष्ट्रपति पद के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित और सरदार पटेल द्वारा समर्थित एकमात्र मनोनयन पत्र जो आया था वो राजेंद्र बाबू के नाम से नामित था। हर्ष ध्वनि से पूरे सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और डॉक्टर राजेंद्र बाबू इस तरह पहले देश के राष्ट्रपति बने, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू और अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी ओर से तथा इस आदरणीय सभा के प्रत्येक सदस्य की ओर से आपको जो उच्च सम्मान प्रदान किया गया है उसके लिए बधाई देता हूँ। 3 वर्ष से कुछ अधिक समय पूर्व हमने आपके नेतृत्व में संविधान सभा का कार्य आरंभ किया था। इन 3 वर्षों में इस देश में ऐसी घटनाएं घटित हुई कि उनसे देश का स्वरूप ही बदल गया। हमने उपद्रव का और संकट का सामना किया और भारतीय गणराज्य के लिए संविधान का निर्माण करते रहे। अब हमने वह कार्य समाप्त किया है, वह अध्याय हम समाप्त चुके हैं। हमें अब नए कार्य करने हैं। 1-2 दिन में एक नवीन अध्याय का आरंभ होगा। इन 3 संकटपूर्ण वर्षों में आपने हमें अपने सुयोग्य नेतृत्व का परिचय किया, किंतु हमें से बहुत से लोगों को आप पिछले 33 वर्षों में स्वातंत्र्य संग्राम के मोर्चे पर डटे रहने वाले भारतीय सैनिक के रूप में भी अपनी परिचय दे चुके थे। श्रीमान, हम आपको अपना नेता समझकर, भारतीय गणराज्य का प्रधान समझकर तथा एक ऐसा सखा समझकर आपका स्वागत करते हैं
जिन्होंने पिछली पीढ़ी में इस देश के संकटों तथा कष्टों का अड़िग होकर सामना किया है। इस सभा ने आज एक कार्य संपन्न कर दिया है और अब इस सभा का अस्तित्व नहीं रहेगा, अथवा यूं कहिए कि इसका स्वरूप बदल जाएगा और अब यह भारतीय गणराज्य की संसद का रूप धारण कर लेगी। बहुत पहले से हमारे ऊपर जिसका भार था उसे आज हमने पूरा कर दिया है। अब हमें अन्य कार्यों को पूरा करना है। जिस स्वप्न को हम वर्षों से देखते आ रहे थे वह आज पूरा हो गया है, किंतु हमें अन्य स्वप्नों को तथा अन्य कार्यों को पूरा करना है और उन्हें पूरा करने के लिए अभी तक जितना परिश्रम किया गया है उससे कहीं अधिक परिश्रम करना है। हम सभी को यह जानकर संतोष हुआ है कि भविष्य के कार्यों और संघर्षों में हमें भारतीय गणराज्य के प्रधान के रूप में आपका नेतृत्व प्राप्त रहेगा। श्रीमान, इस गणराज्य के प्रति जिसके आप सम्मानित राष्ट्रपति होंगे, मैं अपनी वफादारी तथा सत्यनिष्ठा प्रकट करता हूँ। सरदार पटेल द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा मित्रों, यदि श्रीमान आपकी आज्ञा हो तो इस पवित्र अवसर पर जब आप राष्ट्र के प्रतिनिधियों के एक मत से राज्य के प्रधान चुने जा रहे हैं, मैं भी आपकी प्रशंसा में अपना योग देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो शब्द कहे हैं उनमें से प्रत्येक का मैं समर्थन करता हूँ और आपको जो ऊंचा सम्मान प्रदान किया गया है उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। 3 वर्ष से आप संविधान सभा के अध्यक्ष की हैसियत से काम करते रहे हैं और सदस्यों ने देखा है कि आपने इस सभा के कार्य का संचालन किस प्रकार किया है। अत्यधिक कार्य करने के कारण आपका स्वास्थ्य गिरने लगा था और एक समय तो हमें बहुत चिंता होने लगी थी, किंतु परमात्मा की कृपा से आपको स्वास्थ्य लाभ हुआ और आज यह हमारा सौभाग्य है कि आप भारतीय गणराज्य के प्रधान तथा प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। भारत के इतिहास में आज का दिवस बहुत ही शुभ दिवस है। हमें इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि आपके बुद्धिबल, शांत स्वभाव तथा सुंदर व्यवहार के फलस्वरूप इस देश के मान तथा इसकी प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी तथा आपके ओजस्वी नेतृत्व में हमारा देश संसार के राष्ट्रों के बीच एक सम्मानित पद प्राप्त करेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह हमें आपके प्रति सत्यनिष्ठा से वफादार होने तथा ईश्वर ने आप पर जिस महान कार्य का भार डाला है उसमें पूर्ण सहयोग देने के लिए सद्बुद्धि प्रदान करे। हमें भविष्य में एक ही नाव में बैठकर तूफान का सामना करना है और समुद्र को पार करना है। आपको अपने मृदुल स्वभाव तथा निर्मल हृदय के कारण इस सभा के ही नहीं बल्कि सारे देश के प्रत्येक वर्ग का स्नेह प्राप्त है। आपको जो सम्मान प्रदान किया गया है उसके आप सर्वथा योग्य ही हैं। राजेंद्र बाबू को बधाई एवं सम्मान देने की प्रक्रिया शुरू की गई, जैसा कि औपचारिक होता है, जिस पर राजेंद्र बाबू ने कहा कि श्री दास के बोलने से पूर्व मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के अवसर पर यहां बैठकर ऐसी भावनाओं से परिपूर्ण भाषणों को सुनकर जिनके मैं योग्य नहीं हूं, मुझे संकोच का अनुभव हो रहा है। इसलिए मैं सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि यदि वे बोलना ही चाहते हैं तो कुछ वाक्य कहकर ही संतोष कर ले। इसके बाद कई अन्य सदस्यों ने संक्षेप में अपनी बात रखा, लेकिन सेठ गोविंद दास अपनी बात रखते उससे पहले राजेंद्र बाबू एक बार फिर बोल उठे और उन्होंने कहा कि सभी सदस्य इस काल में मेरे साथ सहयोग करते आए हैं और मुझे आशा है कि आज अंतिम दिन वे मुझे उससे वंचित न रखेंगे। इसलिए माननीय सदस्यों को मेरा अनुरोध है कि
वे बहस बंद कर दे और मुझे अधिक लज्जित ना करे। सभी मित्रों द्वारा मेरा जिस प्रकार विश्वास किया गया है और मेरे प्रति जिस प्रकार की सद्भावना दिखाई गई है, उसके योग्य मैं रहा या नहीं रहा। इन प्रशंसापूर्ण भाषणों में मैंने सीमित करने का प्रयास किया है, किंतु फिर भी मुझे उन्हें सुनना ही पड़ा और उन्हें सुनते हुए महाभारत के एक कथान का स्मरण हुआ है। महाभारत में बहुत ही विषम स्थितियों का तथा उसके फलस्वरूप जो जटिल समस्याएं उठ खड़ी होती है और श्री कृष्ण उन्हें किस प्रकार हल करते हैं उसका वर्णन है। एक दिन अर्जुन ने यह प्रण लिया था, ऐसा राजेंद्र बाबू ने कहा कि सूर्यास्त के पूर्व मैं अमुक के कार्य समाप्त कर दूंगा, यदि समाप्त न कर पाया तो चीता जलाकर भस्म हो जाऊंगा। दुर्भाग्य से वे उसे पूरा नहीं कर सके। तब यह प्रश्न आ उठा कि क्या किया जाए। अपना प्रण पूरा करने के लिए उन्होंने भस्म हो जाना चाहिए था, किंतु पांडव यह कैसे होने देते। साथ ही अर्जुन भी अपने प्रण पर अटल थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने यह कहकर समस्या हल कर दी कि यदि आप बैठकर अपनी प्रशंसा करें अथवा अन्य लोगों से अपनी प्रशंसा सुने तो वह आत्मघात करने और भस्म होने के ही समान है। इसलिए आज ऐसा ही करे और आपका प्रण पूरा हो जाएगा। प्राय राजेंद्र बाबू ने कहा, इसी भावना से मैंने इसी प्रकार के भाषणों को सुना है और मैंने ये अनुभव किया कि मैं कई बातों को पूरा नहीं कर सका हूँ और कई कार्यों को नहीं कर सका हूँ, और यह भी विचार किया कि उन्हें पूरा करने का ये उपाय है कि इस प्रकार से स्वयं के प्रशंसा के भाषणों को सुनकर आत्मघात कर लिया जाए। ये राजेंद्र बाबू के वो अनमोल वचन थे जिसे आज तक कहीं से भी आपको नहीं बताया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसी राजनीतिक परिवार से नहीं थे और न ही उन्होंने कोई ऐसा संगठन बनाया था जो उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को लोगों के सामने रख पाता। ऐसे में उनकी ये कहानी केवल संविधान सभा के बाद विवाद के सरकारी पन्नों तक सिमट कर रह गया है। हालांकि आकाशवाणी और दूरदर्शन के संग्रह में पुराने समय के ऑडियो और वीडियो जमा है, लेकिन राजेंद्र बाबू के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका और योगदान की तुलना में उनके स्मरणों को ज्यादा प्रसारित नहीं किया गया है। ये सत्य है। हालांकि साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा आजादी का जब अमृत महोत्सव मनाया गया था तो उसके तहत एक वेबसाइट का निर्माण किया गया था और उस वेबसाइट पर आकाशवाणी और फिल्म प्रभाग के जो संग्रह थे, ऐतिहासिक आजादी के काल के जो संग्रह थे, उन्हें प्रसारित करवाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह वेबसाइट भी फिलहाल बंद कर दिया गया है और ऐसे में आज की पीढ़ी अगर अपने आजादी के उन नायकों को, ऐसे महान विचार रखने वाले व्यक्तियों के बारे में जानना चाहे तो उसके लिए कोई साधन या संसाधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में एक बिहार के राजेंद्र बाबू केवल बिहार तक नहीं सिमटे थे, बिहार के वासी जरूर थे, लेकिन वे देश के रत्न थे जिन्होंने आजादी के आंदोलन में महती भूमिका निभाई। विद्वता के साथ साथ हर तरीके से देश के आजादी में इतना गंभीर योगदान दिया। बावजूद इसके हमारी वर्तमान सरकार हो या पूर्ववर्ती सरकार उनके योगदान को उस प्रकार से आज की पीढ़ी को अवगत नहीं कराया था। हमने इसी प्रयास के तहत आज की पीढ़ी को राजेंद्र बाबू के उनके कृतित्व और व्यक्तित्व से अवगत कराने के लिए वीडियो लाया। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक और कमेंट करें, इसे शेयर करें और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई प्रकार की जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खबरें लाइव, आपसे जुड़ी खबरें आप तक हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें।